अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको ज़बानी कलामी तो बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि पेपर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, उनको आपने किस तरीके से करना होता है, लेकिन ज़बानी कलामी बताने से आपको शायद उस तरीके से बात समझ नहीं आती। तो मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है पोस्टमार्टम्स का, जिसके अंदर मैं कोई एक टॉपिक ले लेता हूँ और उस टॉपिक के ऊपर बच्चों की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं कंट्रोल शीट के ऊपर, उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग का एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए मैंने 11th ग्रेड के दो पेपर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं और उसके ज़रिए मैं आपको वो वाली मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे जो हैं वो पेपर के अंदर करते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें जो है वो परफेक्टली नॉर्मल लगती हैं, लेकिन उसकी वजह से उनके बहुत ड्रास्टिकली नंबर जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो 11th ग्रेड का एक पेपर है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ज़रा पेपर दिखा देता हूँ। पेपर के अंदर मैंने 11th ग्रेड का एक चैप्टर है जिसमें फैमिली के हवाले से बातचीत की जा रही होती है। तो वो चैप्टर जो है वो मैंने इनको दिया था एज अ क्वेश्चन दिया था और उसके ऊपर दो बच्चों के पेपर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम इस बच्चे के पेपर को देखेंगे, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी मार्क कर लिया हुआ था। ये भी वैसे मैंने मार्क कर लिया था, लेकिन फिर इसके ऊपर से मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो एक दफ़ा रिमूव कर दी हैं ताकि मैं आपके सामने इसको लाइव मार्क कर सकूँ। अच्छा, अब इस बच्चे के पेपर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका आ जाता है टाइटल। टाइटल के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसने कहा है द फैमिली। जब आप द फैमिली कहते हैं तो इससे पता लगता है कि जैसे आप किसी खास फैमिली की बात कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर किसी खास फैमिली की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप फैमिली की बात कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। तो फिर आप कहेंगे फैमिली द गार्डियन ऑफ फ्रीडम एंड लॉयल्टी, कि फैमिली जो है वो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक गार्डियन होता है फ्रीडम और लॉयल्टी का। तो अब बज़ाहिर आपको ये बिल्कुल बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लगेगी, लेकिन ये जो डेफिनेट आर्टिकल है उसकी मिसप्लेसमेंट की वजह से इस बच्चे को 0.5 नंबर जो है इसके डिडक्ट हो जाएंगे। एक नंबर का इसका टाइटल होता है, तो इसमें से इसको कितने मिलेंगे? 0.5 आउट ऑफ 1 मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं समरी की तरफ। अब समरी का जो पहला सेंटेंस होता है, किसी भी चीज़ का जो पहला सेंटेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली इज डैश टू द सिविलाइजेशन ऑफ फ्री स्पिरिट्स। अब इसमें देखें, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है या जो आप कह सकते हैं कि जो प्रेडिकेट नाउन या प्रेडिकेट एडजेक्टिव है वो यहाँ पर मिसिंग है। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली इज व्हाट टू द सिविलाइजेशन ऑफ फ्री स्पिरिट्स। इज इट अ थ्रेट, इज इट एसेंशियल, इज इट अ प्रॉब्लम। मतलब आपका पहला सेंटेंस ही जब गलत हो जाता है तो उससे आपके ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनर की ओपिनियन है या एग्जामिनर की परसेप्शन है अबाउट योर पेपर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हाउ एवर द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ पोलिटिकल थिंकर्स वांट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर आप देखें, हाउ एवर द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ पोलिटिकल थिंकर्स वांट ऑर्गेनाइज प्लान फॉर आइडियल रिपब्लिक। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ट्रेंड है। यानी कि हिस्टोरिकल जो है वो ट्रेंड के लिए बन जाता है, यानी कि एडजेक्टिव बन जाता है। और ट्रेंड ऑफ पोलिटिकल थिंकर्स वांट, तो क्या ट्रेंड ये चाहता है? Is it the trend that wants an organized plan for the ideal republic? No, it is not the trend that wants organized plan for the ideal republic. It is basically the political thinkers that want. ठीक है, तो अब इसमें देखें कि इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो मिसप्लेस्ड है, या सब्जेक्ट आपका एम्बिगुअस है। अच्छा, यहाँ तक तो एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मीनिंग के लेवल पे या फिलोसॉफिकल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसके अंदर मिस्टेक्स आती हैं। अब यहाँ से एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होता है। एज विमेंस एंड मेंस प्राइम लॉयल्टी। आप इसको एक तो यानी कि जब आप समरी लिख रहे होते हैं तो समरी के अंदर आपने टू द पॉइंट वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी होती है, आपने एक्सपेंडेड वोकैबुलरी जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी होती। तो आप यहाँ पे कहें कि एज पीपल्स प्राइम लॉयल्टी इज टू फैमिली एंड किन। अब आपको पता है कि ये जो एज है, एज ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट करके जब तक आप उसके साथ एक मेन क्लॉज अटैच नहीं करते तब तक आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, एज वेमेंस एंड मेंस प्राइम लॉयल्टी इज टू फैमिली एंड किन। तो उसके बाद आपको मेन क्लॉज जो है उसके अंदर आपको मेन आर्ग्यूमेंट अपना जो है वो प्लेस करना है। तो दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। फिर उसके बाद ऑल्दो दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट और एनी इंस्टीट्यूशन। अब ये जो ऑल्दो है ये भी क्या है? ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन होती है उसको स्टार्ट करवाता है। तो अब ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद कोई मेन क्लॉज नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां तक इस बच्चे ने जो कुछ भी लिखा है वो सारा का सारा क्या है? प्रॉब्लमेटिक है। इस सेंटेंस के अंदर ये मिसिंग है, इस सेंटेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। उसके बाद ये वाला एक कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है विच कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि स्टैंड अलोन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद बच्चा कह रहा है कि द फैमिली इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड मिसप्लेस्ड लॉयल्टी। अब जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है तो उसको पता है कि जनाब द फैमिली इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड मिसप्लेस्ड लॉयल्टी, कि आपने पैसेज के अंदर से ये वाली लाइन जो है वो कॉपी की है। जारी बात है, मेरे जैसा जब टीचर पेपर चेक करेगा तो फिर तो आपकी कोई बख्शिश नहीं होने वाली।
तो अब ये आपने पैसेज के अंदर से टेक्स्ट के अंदर से यानी ओरिजिनल पैसेज के अंदर से आपने लाइन कॉपी की है, जबकि आपने लाइंस जो होती हैं वो पैसेज के अंदर से कॉपी नहीं करनी होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक, पहले मैंने आपको बताया था यहाँ तक, उसके बाद अब यहाँ तक इसकी समरी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब यहाँ तक इसमें इस बच्चे का एक लाइन भी, एक आना भी इसका जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वी मे एजुकेट आवर चिल्ड्रन एंड टीच देम रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन because loving our children unconditionally is the family natural school of love। तो अब इसमें देखें ना कि एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिकॉज लविंग आर ऑन चिल्ड्रन अनकंडीशनली इज, आप या तो कहें कि बिकॉज लविंग आर ऑन चिल्ड्रन अनकंडीशनली इज आर नेचुरल स्कूल ऑफ लव, ये फैमिली का वर्ड आप निकाल लें अगेन, फिर इसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके साथ भी एक मेन क्लॉज अटैच करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ ये वाला जो इसका एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, और इसके बाद वाला जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगेन क्या हो जाता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होने की वजह से खत्म हो जाता है। मोर ओवर चिल्ड्रन इनकारनेशन आर होप्स। आप देखें, आपको यहाँ पर कहना था कि चिल्ड्रन इनकारनेट आवर होप्स, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ब लेकर आना है, नाउन को आप एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। Moreover, children incarnate our hope and wisdom through investing time and care in the lives of others। तो क्या बच्चे जो हैं वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं दूसरों की ज़िंदगी में? नहीं, इट्स बेसिकली द एडल्ट्स जो अपना टाइम जो है, अपनी जो केयर है वो बच्चों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और उससे फिर बच्चों के अंदर जो है वो सेंस ऑफ एपेथी जो है वो उनके अंदर क्या होती है, क्रिएट होती है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी क्या है, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, एक प्रॉब्लम पाई जाती है मीनिंग के लेवल पर। द आयरन लॉ ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ट सर्व्ड बाय दोज हु आर डिवोशन नहीं होता, हु आर डिवोटेड होगा ना, क्योंकि आप जब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लेकर आ रहे हैं या तो उसके बाद आपको क्या लेकर आना है, उसके बाद आपको पार्टिसिपल एडजेक्टिव लेकर आना है। अगर आप मतलब लेट सपोज एक वर्ब स्ट्रक्चर लेकर आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डिवोटेड लेकर आना है। टू द कंपेटिटिव गोल्स ओवर लॉयल्टी टू फैमिली। आप यहाँ पे अगर आप इस पैसेज को देखते हैं तो पैसेज आपका कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, पैसेज आपका यहाँ पर ये द आयरन लॉ ऑफ प्रॉफिट, तो यही चीज़ इसने यहाँ से कॉपी की है, लेकिन उसको अपने अल्फाज में उस बच्चे ने नहीं लिखा। तो अब आप मुझे बताएं कि इस पूरी समरी के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस है जो फ्लॉलेस है, सिर्फ एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस का भी ऊपर नीचे कोई रब्त नहीं बन रहा, और साथ ही साथ इसकी जो इसका जो टाइटल है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसमें एग्जामिनर जो है वो इसके ऊपर तर्स खाकर, सिर्फ तर्स खाते हुए इस बच्चे को 2 नंबर देगा। इससे ज़्यादा नंबर अगर एग्जामिनर इस बच्चे को देता है तो उस पर फिर जो हेड एग्जामिनर होगा उसकी तरफ से रिव्यू आ जाएगा कि भाई एक सेंटेंस भी बच्चे ने ठीक नहीं, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, टिके मारते जाए, और आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनर बस टिके मारता जाएगा और आपको 5 नंबर दे देगा, 6 नंबर देगा। नहीं, तो आप जब इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं कि एक्चुअली में चीज़ें होती क्या हैं। इसी तरीके से अब मैं दूसरे बच्चे का आपको दिखाता हूँ, जो एक समरी दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। अब टाइटल इसका है एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली, ठीक है, तो एस पहले उसने लिख के फिर उसी एस को काट के नीचे एस लिखा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एग्जामिनर को पिस ऑफ करने वाली बात है, एग्जामिनर को खामखा में तंग करने वाली बात है, ये एग्जामिनर की नज़र में अपना जो इंप्रेशन है वो खामखा में ख़राब करने वाली बात है। तो आप पहले टाइटल सोच लें, सोचने के बाद आप टाइटल लिखें। आप इस तरह की मतलब गलती जो है वो करना अच्छा नहीं लगता। तो इससे ऐसे लगता है कि ये वाला जो एस है, अगर आप ये एस जो है वो इसका एस है तो फिर आप इसको इसके ऊपर ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो नीचे करके आप लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इससे आपका जो इंप्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। टू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली इज टू द सिविलाइजेशन ऑफ फ्री स्पिरिट्स वी माइट मेडिटेट ऑन द ऑड फैक्ट that the first of the targets of tyrants and utopians of the political right and left is always the family। अब ये देखें, यहाँ पर आप देखें, यहाँ से to understand how crucial the existence of strong family is to the civilization of free spirits we might meditate on the odd fact that the first of the targets of the tyrants and utopians of the political right and left is always the family। फिर उसके बाद अब ये पहला सेंटेंस इसका क्या हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक copied from the text। तो इसके ऊपर मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ copied from टेक्स्ट, क्योंकि आपने समरी लिखनी है ना। आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से तो समरी नहीं लिखी जाती होती। फिर उसके बाद फ्रॉम प्लाटो टू मार्क्स टू माओ ऑल दीज थिंकर्स हु वांट ऑर्गेनाइज्ड so that individuals will fit into the overarching 5-year plan for the ideal republic, the ideal socialist or the religious state inevitably try to replace the family and place the education of the young in the hands of the state run institutions। आप देखें इस बच्चे ने सारा ये भी यहाँ से लेके, अब देखें ये
फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स टू माओ ऑल दिस थिंकर्स हु वांट ऑर्गेनाइज, यहाँ से लेके फिर उसके बाद ये इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस। अब इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लेस द एजुकेशन ऑफ द यंग इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, यानी कि बच्चा जो है वो यहाँ पर भी कॉपीड फ्रॉम द टेक्स्ट है और कॉपी करते हुए भी आप उसमें क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर बेटर, और अभी इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, और उसके बाद फिर यहां से ये वाली लाइन फॉर बेटर और वर्स, ये वाली लाइन जो है यहां से फॉर बेटर और वर्स द फैमिली इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड मिसप्लेस्ड लॉयल्टी। अब ये वाली लाइन इसने क्या कर दी, यहां से कॉपी कर दी, यहां से लेके यहां तक कॉपी कर दी। फिर उसके बाद आगे वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट विदाउट नोटिसिंग इट वी आर वॉलंटरली eroding the freedom and surrendering the loyalties that no tyrant could take from us without a fight। तो ये वाली लाइन इसने कहां से कॉपी की है, यहां से, almost without noticing it। यानी कि इस बच्चे ने क्या किया कि इस पैराग्राफ के पहली दो सेंटेंसेस, इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस और इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस उठा के, और इस बच्चे ने कहा कि जी ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी समरी हो गई। ठीक है, तो इसमें से फिर एग्जामिनर कितना नंबर देगा, एग्जामिनर इसमें से भाई 0 नंबर देगा, क्योंकि आपने इसमें कुछ किया ही नहीं है, यू डिडंट डू एनीथिंग। बज़ाहिर तो लग रहा है कि अच्छा चले ठीक है, हाँ भाई ग्रामर भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने समरी तो लिखी नहीं है। आपने तो पहला सेंटेंस उठा के तो एग्जामिनर को एक तरह से चीट करने की कोशिश की है, एग्जामिनर की आंखों में आप जो है वो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी ये वाला जो पैसेज है, टू द मोटिव बिहाइंड दिस एंटीपैथी टुवर्ड्स द फैमिली इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड, तो इसका जो जवाब है वो यहाँ से इसने उठाया हुआ है, यहाँ से ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, द मोटिव बिहाइंड दिस एंटीपैथी टुवर्ड्स द फैमिली इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड, यहाँ से उठा के और उसके बाद इसने यहाँ तक एंड सोसाइटी तक इसने जो है वो सारा का सारा उठा के यहाँ से कॉपी कर दिए। तो कॉपी करके आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर तरस खा के 1 नंबर दे देगा। फिर इसी तरीके से अगला सवाल था, तो अगले सवाल का द ऑथर कैरेक्टराइजेज द रोल ऑफ फैमिली, तो इसका भी सारा इसने क्या किया है, मतलब सवाल पूछा गया था यहाँ पे ये कि हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द रोल ऑफ फैमिली इन सेफ गार्डिंग अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड मिसप्लेस्ड लॉयल्टी। तो इस बच्चे ने सिर्फ यहाँ पर द ऑथर कैरेक्टराइजेज द रोल ऑफ फैमिली बाय सेइंग दैट के बाद उसने क्या किया है कि यहाँ से उठा के और यहाँ तक ये जो है विद इन द प्राइवेसी ऑफ होम वी मे थिंक स्पीक एंड वर्शिप एज वी प्लीज, तो यहाँ से उठा के और यहाँ तक इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ से उठा के स्ट्रेंजर्स तक इसने कॉपी कर दिया। मतलब व्हाट इज दिस, मतलब आप फर्स्ट ईयर के लेवल पे, सेकंड ईयर के लेवल पे आके इस तरीके से तो क्वेश्चन के आंसर नहीं देते होते, तो इसमें से भी इसको 0 नंबर मिलेगा। फिर इसी तरीके से अगला सवाल उससे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था यहाँ पे कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पैराडॉक्स, या व्हाट इज द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिवोशन ऑन फैमिलियर लॉयल्टीज एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पैराडॉक्स प्रेजेंटेड रिगार्डिंग द इरोजन ऑफ फैमिली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिलियर लॉयल्टी। तो अब इस बच्चे का जवाब देखें कि दिस मीन्स दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग द पॉइंट दैट वी आर रस्टिंग द फ्रीडम एंड टेलिंग द लॉयल्टीज आर वी टेलिंग समथिंग टू लॉयल्टीज दैट नो टायरेंट कुड टेक फ्रॉम अस विदाउट अ फाइट। अब ये वाला पहला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनती, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप इसको दोबारा से पढ़ के देख लें कि अगर आपको इसमें से कोई इसकी सेंस समझ आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आवर फ्रीडम इज डिस्ट्रॉइंग एंड इल्यूमिनेटिंग। इल्यूमिनेट का मतलब होता है मुनव्वर करना, कि आपकी जो फ्रीडम है, सवाल आपसे किस चीज के मुतालिक पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि जो इरोजन ऑफ फ्रीडम है, कि किस तरीके से फैमिली के कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो क्या हो रहा है, वो इरोड हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो अब उसके ऊपर आपने बात करनी थी, और आप कह रहे हैं कि आवर फ्रीडम इज डिस्ट्रॉइंग एंड इल्यूमिनेटिंग डे बाय डे बाय टायरेंट्स। डिस्ट्रॉइंग व्हाट, आपकी फ्रीडम जो है वो किस चीज को डिस्ट्रॉय कर रही है, बिकॉज डिस्ट्रॉय जो है दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए। कि मतलब अगर मैं बोलता हूं कि द वर्कर्स आर डिस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग, कि वर्कर्स जो है वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आप जब कह रहे हैं कि हमारी फ्रीडम जो है वो एक विलन है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है, डिस्ट्रॉय भी कर रही है और इल्यूमिनेट भी कर रही है, तो ये क्या है, ये एक एम्बिगुअस सेंटेंस है। इस सेंटेंस की 1 मिनट में चार्जर लगा दूं, इस सेंटेंस की जो है वो यहां पर कोई सेंस नहीं बनती, दिस सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस। फिर उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट struggling to regain our freedom, we are scared of tyrants, scared from tyrants नहीं होता, scared of tyrants होता है, and we are surrendering ourselves that tyrants could take our freedom without fight,
दैट टायरेंट्स कुड नॉट टेक, एक तो यहां पर भी प्रॉब्लम है, आना चाहिए था कि वी आर स्केयर्ड ऑफ टायरेंट्स एंड वी आर सरेंडरिंग आवर सेल्व्स, और फिर उसके बाद आपको कहना चाहिए था या वी आर सरेंडरिंग आवर फ्रीडम। आप कहना है कि दिस इज व्हाट टायरेंट्स कुड नॉट टेक विदाउट अ फाइट। अब इसमें आपने क्या दिया कि दैट टायरेंट्स कुड टेक आवर फ्रीडम विदाउट अ फाइट। तो अब इसमें देखेंगे कि इसके अंदर भी क्या आ गया, इसके अंदर भी मीनिंग के लेवल पे प्रॉब्लम आ गया। तो अब इसमें क्या है, देयर आर सीरियस मीनिंग वाइज इश्यूज, जिसकी वजह से आपका मतलब एक सवाल बच्चे ने खुद से लिखने की कोशिश की और उसके अंदर भी क्या है, मीनिंग वाइज इसके अंदर जो है वो इश्यूज पाए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो बच्चे ने अगला जो सवाल था वो उसको अटैम्प्ट भी नहीं किया। और इसी तरीके से अगर आप मैं इस बच्चे के आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो अब इसमें द हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स हु वांट ऑर्गेनाइज्ड, आप देखें द हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स हु वांट ऑर्गेनाइज्ड। तो अब इसमें द हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स जो है ये क्या बनती है, आपकी नाउन फ्रेज बनती है जो कि आपका सब्जेक्ट बन जाता है। अब उसके बाद हु वांट ऑर्गेनाइज जो है ये इस सब्जेक्ट के लिए बन जाती है एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो भाई आपका वर्ब किधर है, आपका पूरा सेंटेंस किधर है, सो दैट इंडिविजुअल्स विल फिट इनटू सम ओवरआर्चिंग। अब इसमें देखें कि सो दैट इंडिविजुअल्स विल फिट इनटू सम ओवरआर्चिंग व्हाट, एक तो यहां पर ये चीज मिसिंग है, फिर उसके बाद आप सो से यानी कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और मेन क्लॉज लगाए बगैर आप इसको फिनिश कर रहे हैं। हाउएवर 5 ईयर प्लान फॉर द आइडियल रिपब्लिक सोशलिस्ट और रिलीजियस स्टेट, तो ये तो एक सिर्फ सिंपल नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट बन सकती है या ऑब्जेक्ट बन सकती है, बट इसके पास भी कोई वर्ब नहीं है। सो दिस इज अ फ्रेज, तो आप फ्रेज को तो एज अ सेंटेंस ट्रीट नहीं कर सकते। दे ट्राई टू रिप्लेस द फैमिली एंड प्लेस द एजुकेशन ऑफ द यंग इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस। अब ये सेंटेंस आपका ठीक है, लेकिन ये जो दे है ये प्रोनाउन है, ये वापस किसकी तरफ रेफर कर रहा है, क्योंकि पीछे तो आपके पास कोई पूरा सेंटेंस ही नहीं था कि जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट होता या ऑब्जेक्ट होता जिसकी तरफ ये दे रेफर कर रहा होता। तो अब इसका क्या बन जाता है, इसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस मिसिंग है, इसका रेफरेंस मिसिंग नहीं है। इस दे से कौन मुराद है ये हमें नहीं समझ आ रही। दे ट्राई टू रिप्लेस द फैमिली एंड प्लेस द एजुकेशन ऑफ द यंग इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस ऑल्दो द बैनर ऑफ फ्रीडम वुमेन although the banner of freeing women includes such productive work, again एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी क्या है, मेन क्लॉज मिसिंग है। दिस इंक्लूडिंग लिबरेटिंग, आपको कहना चाहिए था दिस इंक्लूड्स लिबरेटिंग द यंग व्हाट, यंग तो एडजेक्टिव है, या तो आप कहेंगे यंग मैन या यंग पीपल फ्रॉम द प्रेजुडिस ऑफ द ओल्ड। हाँ, अगर आप कहते हैं कि दिस इंक्लूड्स लिबरेटिंग द यंग, यानी कि आप कहते हैं कि द यंग से मुराद जो है वो आप एक एडजेक्टिव को एक पूरे यानी कि क्लास के लिए रेफर कर रहे हैं, तो फिर ये बात ठीक बन जाती है। दे ऑल्सो इंस्टिल आना चाहिए ना, या तो कहें कि दे आर ऑल्सो इंस्टिलिंग द वैल्यूज नेसेसरी फॉर एन आइडियल कॉमनवेल्थ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हु आर सेपरेटेड और अलाउड डजंट मेक एनी सेंस। दिस सेंटेंस डज नॉट मेक एनी सेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस सेंटेंस डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसके ऊपर भी इसको कितने नंबर मिलेंगे, इसके ऊपर भी 1 नंबर इसको मिलेगा, वो भी एग्जामिनर जो है इसके ऊपर तरस खा के देगा। अब आपने करना क्या होता है, अब मैं इस पूरी सिचुएशन को कल्मिनाइज करता हूँ, इस सिचुएशन का मैं आपको एक समरी देता हूँ। पहले नंबर पर तो यह है कि आपने जब समरी लिखनी होती है तो समरी के अंदर आपने जो आपको पैसेज गिवन होता है उस पैसेज के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, 2 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। आपने हर पैराग्राफ का जो क्रक्स होता है वो देखना होता है। अच्छा, 3 पैराग्राफ हैं, लेट्स सपोज, जिस तरह अभी हम इस कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, 3 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर एग्जामिनर ने क्या बात की है, ऑब्वियसली उसने 4-5 सेंटेंसेस यूज़ किए होंगे। आप उन 4-5 सेंटेंसेस को 2 सेंटेंसेस के अंदर या 3 सेंटेंसेस के अंदर आप उसको स्क्वीज डाउन करते हैं। फिर अगला पैराग्राफ है, उसके अंदर क्या उसने बात की है, उससे अगले पैराग्राफ के अंदर क्या बात की है। तो टोटल आपके बन जाते हैं 7 से 10, एट बेस्ट आपके 12 सेंटेंसेस बन जाते हैं, 12 सेंटेंसेस। टोटल आर्ग्यूमेंट्स कितने होते हैं, 4 या 5 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि उस पैसेज के अंदर जो है वो गिवन होते हैं। आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को अपने अल्फाज में लिखना होता है। समरी जो है वो हमेशा अपने अल्फाज में लिखी जाती होती है। आप उसमें से 1 ऑड फ्रेज या 1 ऑड जो टर्म होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है तो ऑब्वियसली आप ग्लोबलाइजेशन की टर्म को यूज़ करेंगे। अगर क्लाइमेट चेंज है या लेट्स सपोज उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसमें तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म जो है वो एज इट इज़ यूज़ करेंगे। बट पूरे सेंटेंसेस, पूरे स्ट्रक्चर्स, पूरी क्लॉजेस, पूरे फ्रेजेस आप जो है वो अपनी समरी के अंदर उनको दोबारा से रिपीट नहीं करते होते, एडजेक्टिवाइज नहीं करते। एडजेक्टिवाइज करने का मुराद ये होता है कि आप कहते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, या आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट को एडजेक्टिवाइज कर दिया कि मतलब उसके लिए आप एक चीज़ के लिए आप मल्टीपल एडजेक्टिव्स लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ आप ऐसे राइटिंग के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन समरी के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स को एडजेक्टिवाइज नहीं करते होते, मतलब मल्टीपल एडजेक्टिव्स के थ्रू उसको एक्सपैंड करने की, उसको फैलाने की, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश जो है वो आप नहीं करते।
फिर इसी तरीके से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपने पैसेज के अंदर से सिर्फ हेल्प लेनी होती है। पैसेज के अंदर से आपने सिर्फ देखना होता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब देखें कोई भी चीज़ है लैंग्वेज के अंदर तो उसके ऊपर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, और या जो पैसेज के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया उससे अलग, उससे हटकर भी एक उसका जवाब जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपने देखना होता है कि जो आपसे सवाल पूछा गया है उस सवाल के मुतालिक पैसेज के अंदर क्या ओपिनियन नरेट की गई है, या क्या कॉन्सेप्ट है, या क्या फिलॉसफी है जो वहाँ पर पैसेज के अंदर प्रोजेक्ट की गई है। आप उस फिलॉसफी इन द लाइट ऑफ व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन द पैसेज आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं, और आपका आंसर जो है वो एक सब्सटैंशिएटेड आंसर होना चाहिए। यानी कम से कम 4 से 5, भाई 4 नंबर का सवाल होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, और 3 नंबर का सवाल होता है 9th और 10th के अंदर। तो लैंग्वेज के अंदर 3 या 4 नंबर बहुत मानी रखते होते हैं। आपको 3-4 नंबर जब पूरे लेने होते हैं तो आप फिर प्रॉपर तगड़ा किस्म का आप जो है वो आंसर बनाकर लिखते हैं। आप 1 लाइन का 2 लाइन का आंसर जो है वो नहीं लिखते होते। और इसके अलावा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को अकेला छोड़ना, ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक छोटे बच्चे को बाजार भेजिए। छोटा बच्चा अकेला बाजार नहीं जा सकता। इसी तरीके से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है या एक फ्रेज होती है वो भी अकेली नहीं आ सकती किसी भी जगह पर। यू ऑलवेज हैव टू attach a main clause to a phrase or to a subordinate clause in order to make that sentence to fit in the narrative, to fit in the answer, and to save yourself from that kind of problems जो अभी आपने यहाँ पर फेस किए हैं। ऑब्वियसली अब ये बच्चे जिन्होंने ये टेस्ट दिए हैं दे वुड बी एक्सपेक्टिंग कि अच्छा मेरी समरी में 8 नंबर की समरी है तो आई विल बी स्कोरिंग 6, 7। शॉर्ट क्वेश्चन है तो इन शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 4 आई विल बी स्कोरिंग 3, 3.5। एंड ऑब्वियसली ये बच्चे ये डिजर्व भी करते हैं कि इनके अच्छे नंबर आएँ, लेकिन इनके अच्छे नंबर कब आते हैं? जब इनको इस तरीके से गाइड किया जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी डू इन इंग्लिश क्विज अकेडमी। वी गाइड द स्टूडेंट्स। हम उनका बहुत रूथलेस तरीके से एनालिसिस करते हैं। आप इंग्लिश क्विज अकेडमी को जब ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई रहम नहीं किया जाएगा। आप ये मत सोच के आइएगा कि सर जो है ना वो हमें पैम्पर करेंगे, सर हमें जो है ना वो एक बर्गर बच्चे की तरह जो है वो पढ़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका इसी तरीके से आप जब भी आप लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से लालो लाल करके सारी गड्डी लाल है करके आपको वापस पेपर दिया जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू लर्न। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्टिव वीडियोज़ जो कि हम 1 by 1 अपलोड कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक बाकायदा से एक प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ जिसके अंदर हम ये सारे जो पोस्टमार्टम्स हैं ये हम लोग अपलोड कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जब मुझे लगता है कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट ऑल द पीपल डू। ठीक है, एक तो मतलब डिफरेंट बच्चे होते हैं, अभी मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके ये फर्स्ट ईयर के पेपर से, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो सारे बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, तो फिर आई टेक दोज पेपर्स और उनका फिर मैं इसी तरीके से एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने बाकी जो पोस्टमार्टम की वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप बाकी पोस्टमार्टम की वीडियोस भी देख सकते हैं। सीखते रहें। गलती करना इज़ नॉट अ बिग डील। गलती मतलब हम जब स्टूडेंट्स थे तो हम भी वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो हमारे टीचर्स थे, अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे, अल्लाह ताला जो जिंदा हैं उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो ये हमारे असातिज़ा की हमारे ऊपर मेहनत थी जिसको आगे मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सब का मकसद जो है वो किसी को लेट डाउन करना नहीं होता, बल्कि बच्चों को गाइड करना है कि भाई ये वाली मिस्टेक्स आपने पेपर के अंदर नहीं करनी होती। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़।